सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेंगे कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो आप उसको साथ साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चंस आता है इंटरव्यू में तो आप उसको ठीक से टैकल कर पाएं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट। आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग दी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा। ठीक है, उसमें आपको एक कमांड हासिल होनी चाहिए। थोड़ी सी भी है तो चलेगा, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए लूप्स किस तरह काम करते हैं, फॉर लूप, डू वाइल, डू वगैरह। नेस्टेड लूप बेसिकली कैसे काम करते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, इफ और एल्स स्विच कैसे काम करते हैं, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के केस में आपके पास लेट हो गया, वॉर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, तो ये ब्लॉक में बेसिकली कैसे बिहेव करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी किस तरीके से यूज होती है, जैसे कि रिकर्जन के केस में होता है, कॉल स्टैक्स वगैरह कैसे मैनेज होती हैं, वो सब थोड़ा पता होना चाहिए आपको। और बेसिक अलजेब्रा पता होना चाहिए, मतलब कि अगर आपको लूप चल रहा है एन टाइम्स तो हम उसका सम निकाल सकें एन नंबर का। ठीक है, अगर ये बेसिक अलजेब्रा आपको पता है तो आप देखते ही समझ जाओगे, थोड़ा इजी रह जाएगा काफी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। 5 से 10 मिनट लगेगा आपको एक्चुअली समझने में, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एन नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह बेसिक चीजें हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये पता है तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, दिस विल बी बोनस। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एक्चुअली। अगर जब हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम नहीं होता है जो कि मेजर्ड होता है मिली सेकेंड या सेकेंड में, बिकॉज दैट विल बी मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास पीस ऑफ कोड है। ठीक है, इसको हम एक हाई स्पेक मशीन में चला सकते हैं जिसका सीपीयू रैम अच्छा हो। ठीक है, इसका सीपीयू अच्छा हो वगैरह वगैरह, और इसका सीपीयू और स्पेक्स अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर सेम कोड हम हाई स्पेक्स मशीन में चलाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा ज्यादा चले, एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं कि सेम कोड का दो अलग अलग टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। हमको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए रहेगा जो हम मशीन इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मशीन पर डिपेंडेंट ना हो। तो थोड़ा हमको इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख रखी है उसकी। तो जैसे जैसे हम भी इनपुट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रोग्राम के नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस रेट से ग्रो होते हैं, हम इसी चीज को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार। तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे प्रोग्राम के जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो किस पैटर्न में ग्रो हो रहे हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूशन वाले जो जो कॉन्सेप्ट था उससे फ्री हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक सिंपल सा कोड है, सिंपल सा एक, मान लीजिए फॉर लूप है। ठीक है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा लूप चल रहा है 0 से लेकर 4, हर बार +1 हो रहा है, और यहाँ पर हम कंसोल लॉग करा रहे हैं। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन होगा 1 2 3, तो ये हर बार चलेगा ही चलेगा। तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा तो 5 × 3, अप्रोक्सीमेटली इट्स गोइंग टू कम 15। ठीक है, तो इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसको बोलते हैं बिग ओ, और ब्रैकेट में 15। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कांस्टेंट टाइम। ये इनपुट पे तो डिपेंडेंट है नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली 15 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स
कि ये हमेशा कांस्टेंट चलेगा, ठीक है, इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि इस ओ का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड का हमको निकालना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे इसमें, ठीक है। पहले तो ये फंक्शन कॉल से हम फंक्शन कॉल करेंगे इसकी। मान लीजिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से दिया, इवन और ऑड ब्रैकेट में 2 दिया, ठीक है। पहले तो ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है, फिर कंपैरिजन हुआ, फिर इफ हुआ, फिर रिटर्न हुआ, ठीक है। कुल मिला के 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पर हम 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें या 1000 भी लिख दें, ठीक है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा सेम होने वाले हैं। इसलिए इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 0 of 1, विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो यहीं एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसपे एक फॉर लूप लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई चल रहा है एन तक, आई प्लस 10। ठीक है, सिंपल सा फॉर लूप ले लिया हमने। इस वाले में डिफरेंस क्या है, ये जो आई है ना, ये सीधा एन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन सेंस, ये जो एन है वो इनपुट है हमारा, ठीक है। तो उसकी हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। हम देख सकते हैं ये पहले तो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, अगर एन की वैल्यू जितनी भी रहेगी तब तक चलेगा, ठीक है। 0 एन माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है। एन माइनस 1 टाइम्स चलेगा। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम लोग मान के चलते हैं कि जो एन है ना वो काफी बड़ा नंबर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग एक माइनस कर दें, एक मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसलिए हम लोग कांस्टेंट को अवॉइड करते हैं। तो ये रूल बना लीजिएगा कि जब भी हम कांस्टेंट आता है तो उसको हम लोग अवॉइड ही करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अगर हम लोग ओ ऑफ एन बोलेंगे, ठीक है, इसको अगर नंबर ऑफ इनपुट हम लोग एक्स पे ले लें, ठीक है, और ऑपरेशंस यहाँ पे ले लें इस वाले केस में, ठीक है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ वैल्यू प्लॉट करेंगे ना इसकी, तो कुछ हमें इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज, जो कि बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। एक मेरे पास एक ग्राफ भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनपुट साइज है, एक्स पे लिखा है, एक्स पे प्लॉट करा है, और ये वाई पे आ गया टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा रहा बिग ऑफ एन, ये जाके स्ट्रेट, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि ये वाली चीज और ये वगैरह सब कैसे कैलकुलेट होते हैं। बट ओवरऑल इस थोड़ा ग्राफ को दिमाग में रखिएगा, ये बहुत आगे काम में आएगा, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोग्राम की जो कंजप्शन करने का अ, कितना कंजप्शन हो रहा है, उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है, सेम टाइम जैसा ही है। बट इसमें उसमें टाइम की जगह इसमें मेमोरी आ जाता है, ठीक है। अब मेमोरी है, तो इसमें मेमोरी दो चीज से मिलके बनी है। इसको कहते हैं पहले तो ऑक्सिलरी और दूसरी इनपुट। तो जो ऑक्सिलरी वाला पार्ट है वो होता है जब कोई भी एल्गोरिदम खुद से खुद को सॉल्व करने के लिए जो भी वेरिएबल्स कॉल स्टैक लेती है, तो उसका वो आएगा ऑक्सिलरी के अंदर, ठीक है। कोई भी एल्गोरिदम खुद को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल ले रही है, कॉल स्टैक ले रही है, ठीक है, स्पेस ले रही है जो भी, तो वो सब आएगा स्पेस ऑक्सिलरी के अंदर, ठीक है। और इनपुट स्पेस हो गया जो कि एक्सटर्नल स्पेस है या जो यूजर दे रहा है, ठीक है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इसी मेमोरी का जो ग्रोथ पैटर्न होता है कैलकुलेट करने का, उसी को बोलते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है। हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए आर आर, ठीक है। और एक सिंपल सा फॉर लूप है जो कि 0 से n तक चल रहा है, ठीक है। इसकी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो अगर देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 5 होती तो लूप कितनी बार चलता। ऑफ कोर्स 5 बार चलता। 0 1 2 3 4। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते वो 5 बार पुश होते, ठीक है। अगर n की वैल्यू 6 होती तो 6 बार होती, 7 बार होती तो 7 बार होती। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये अगर n तक जा रहा है तो इसमें n टाइम्स एलिमेंट पुश होंगे, ठीक है। तो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं बिग ओ ऑफ n। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये बिग ओ का मतलब क्या रहता है। तो जो कुल मिला के हमारे पास नोटेशन होती हैं, वो 3 तरह की नोटेशन होती हैं अपने पास। इसको कहलाते हैं बिग ओ, ओमेगा और थीटा। बिग ओ, ओमेगा, थीटा। तो बेसिकली जो बिग ओ है वो हमको बताता है कि नंबर ऑफ इनपुट साइज बढ़ने पर एल्गोरिदम के ऑपरेशंस किस रेट से ग्रो होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपर बाउंड, इसको बोलेंगे हम लोअर बाउंड, और इसको बोलते हैं टाइट बाउंड। इसको थोड़ा सीधे शब्दों में अगर बोलें तो इसको हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो निकालने के लिए यूज करते हैं बिग ओ। इसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो निकालने के लिए यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग बेस्ट केस के लिए। तो करियर और इंटरव्यू के लिए हम सिर्फ यही यूज करते हैं मोस्टली। इस वीडियो में हम लोग इस वाली जो रोटेशन है उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि जो बिगो होता है, हमारा जो मेन कंसर्न होता है ना जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो होता है स्केलेबिलिटी का, ठीक है। हम चाहेंगे अगर हम भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट निकाल सकें। मतलब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक जियो हॉटस्टार है, ठीक है। हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा उस पर यूजर आए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 करोड़ यूजर आ गए। अगर उस केस में हम लोग प्रोग्राम की अपने प्लेटफॉर्म की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकें, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कम यूजर आएंगे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी एनालॉजी को ध्यान रखते हुए हम बेगो का ही यूज करते हैं, ठीक है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये रहे वो कुछ क्वेश्चंस। तो एक सिंपल लूप है, आपको इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। तो किस तरह निकलेगी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एक डिफाइंड स्पेस है, आई है। और सिर्फ आई में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना कांस्टेंट हो जाएगा। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो एन पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। तो ये एन टाइम्स चलेगा, n-1। तो हम लोग 1 आएगा तो उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी बिग ओ एन, ठीक है। आ, ये देख लेंगे, ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये है नेस्टेड लूप। और जो आउटर लूप है उसका वो चलेगा 0 से लेकर n तक, और जो इनर लूप है वो चल रहा है 0 से लेकर n तक, ठीक है। तो हमें तो जो मेन चीज है वो ध्यान में रखनी है कि जो भी इसकी जो रेंज रहेगी, ठीक है, आई और जे की, वो n तक है, ठीक है। दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। बट एक चीज थोड़ी ध्यान में रहे कि हमको बस ये चेक करना है कि जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट है ना ये वाली, वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। ओवरऑल हमको यही पता लगाना है, ठीक है। तो अगर जब आई 0 रहेगा फर्स्ट स्टेप में, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ। अब हमको पता है ये वाला लूप एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और हमको यही पता लगाना है कि टोटल ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये वाले एन टाइम एग्जीक्यूट होगा जब आई 0 होगा। जब आई 1 होगा तो फिर से ये एन टाइम चलेगा। 2 होगा, फिर से ये एन टाइम चलेगा, और ये चलता रहेगा, ठीक है।
n टाइम्स। तो हम इसको बोल सकते हैं जब ये n टाइम्स चलेगा तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी n इंटू n विच गिव्स n स्क्वायर। ये हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये तो आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है, स्पेसेस है i और j, बेसिकली सेम स्पेसेस है, ठीक है, उसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो ना इनपुट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वो एक जैसा ही स्पेस लेंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया है नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, ठीक है। बट इसमें मेन चीज ये थोड़ी देखनी है कि जो भी आई है ना, कब तक चलेगा, ठीक है, n-1 तक, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा रखनी है दिमाग में। और दूसरी चीज ये रखनी है कि जो ये जो जे है ना, ये आई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो हमको तो पता है ये आउटर लूप n बार चलेगा, ठीक है। बट इनर लूप कैसे कैसे चलेगा? तो जे तो स्टार्ट होगा 0 से लेकर n तक, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर i की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 से लेकर n तक, 2 से लेकर n तक, 3 से लेकर n तक। तो देख सकते हैं धीरे धीरे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो कम हो रहे हैं। इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में नंबर ऑफ ऑपरेशंस ये वाला ग्रुप कितना लेगा, तो चल रहा है 0 से लेकर n तक, ठीक है। ये i की वैल्यू, ठीक है, i। अब i की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, 1 से लेकर n तक, पहले n टाइम चल रहा था, अब 1 से लेकर n तक है। पहले 0 था ना, अब 1 से लेकर n तक, यानी n-1। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाला तो हम काउंट करते चलेंगे, ठीक है इसको। जब i की वैल्यू 3 हो गई तो n-2 हो जाएगा यहाँ पर। कैसे आया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, और ये n तक चल रहा है, तो 2 एलिमेंट कम होगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब i की वैल्यू n तक हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n। n नंबर का सम हम निकाल लेंगे इसका, तो क्या आएगा, n n+1 डिवाइड बाय 2, जो कि आ जाएगा n² / 2 प्लस n/2। कांस्टेंट को अवॉइड कर देंगे, n² प्लस n। डोमिनेट टर्म को सिर्फ हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि n बहुत बड़ा है तो उसका एक्सपोनेंशियल जो इसका 2 की पावर है वो भी बहुत बड़ा होगा, तो बिग O ऑफ n² आ गया। ये तो आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिर्फ आई और जे हैं, और सिर्फ सेम मेमोरी ले रहे हैं, बस इंक्रीमेंट हो रहा है उस पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेमोरी यूजेस हो नहीं रहा है, तो वो आएगा कांस्टेंट। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं एक। हम यहाँ देख सकते हैं ये चल रहा है आई से ले 1 से लेकर n-1, ठीक है। तो आगे भी जब भी बात करूंगा तो मैं तो उसको n-1 ना बोल के मैं बोलूंगा सिर्फ n, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए भी। और जैसे पता ही है, हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग हमेशा कांस्टेंट को अवॉइड करते हैं। तो ये चलेगा 1 से लेकर n तक चलेगा, बट जो i की वैल्यू है ना, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो कब कब चलेगा, इसमें क्या क्या i की वैल्यू होगी है, तो पहले तो होगी 1, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32। ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक नंबर ऑफ ऑपरेशन, लाइक कितनी बार लूप चल रहा है, और n की वैल्यू है, और जो भी n है उसके हम के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर n की वैल्यू 32 है, तो लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5, 5 बार। अगर n की वैल्यू 16 है तो 1 2 3 4। अगर n 8 है तो 3 बार।
तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 32 चाहिए, तो 2 की पावर 5, 16 प्लस 2, 2 की पावर 4, इसको कैलकुलेट कर लो तो यही निकलेगा, ठीक है। 8 चाहिए तो 2 की पावर 8, बोले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा एन तो हो ही गया यही, ठीक है। और जो की हो गया नंबर ऑफ टाइम्स लूप चल रहा है जो, तो उसका ये एक रिलेशन निकल के आ गया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं लॉग एन, ठीक है। हमने इसका डिराइव कर दिया, तो इसका इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई लॉग एन, ठीक है। तो देख सकते हैं जब भी लूप इस तरीके से एग्जीक्यूट हो, 1 2 4 8 16 32 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो समझ जाइएगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आई कांस्टेंट है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 0 1, ठीक है। यहाँ टू सेपरेट लूप्स हैं, तो इस केस में क्या करना है, इसका हमको पता है ये चलेगा एन टाइम्स, तो बिग ओ ऑफ एन, तो बिग O ऑफ एन प्लस बिग O ऑफ एन, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े नंबर हैं और उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो बिग O ऑफ एन ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज नेस्टेड होती, दोनों एन तक जा रहे हो, दोनों की वैल्यू, दोनों के जो लूप है वो एन पे डिपेंडेंट हो रहे होते, तो उसको बोलते हैं एन स्क्वायर, ठीक है। इस केस में देखते हैं कि जो आउटर लूप है वो एन पे है, एन तक चलेगा, और इनर लूप है वो एम तक चलेगा। तो सिंपल इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिग O ऑफ एन इंटू एम, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम कांस्टेंट रहेगी, तो बिग O ऑफ 1। ये वाला हम निकाल ही चुके थे पहले। अगर आपको देखना है तो दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ये रिकर्जन वाला है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जितना भी एन की वैल्यू रहेगी, ठीक है, उतनी बार फंक्शन कॉल होगा, उतनी बार जो कॉल फंक्शन कॉल होगी वो हमारे कॉल स्टैक में जाके पुश हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 5 यहाँ पर आ गया, उतनी बार फंक्शन कॉल होगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। तो 5 बार हमारे पास जो कॉल स्टैक में है वो फंक्शंस कॉल चली जाएंगी, और जैसे ही बेस केस, ये वाला केस हिट होगा, उसके बाद वैसे ही पॉप करना स्टार्ट कर देंगी स्टैक में से, ठीक है। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कॉल स्टैक में है हमारी फंक्शंस कॉल्स जा रही हैं, और वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो दोनों बिग ऑफ एन हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा, इसको अभी स्किप कर देते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप निकल गया। अब ये कुछ थोड़ा अलग तरीके, ठीक है। इसका हम निकाल चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो 1 से लेकर n तक जा रहा है, लेकिन j की वैल्यू है हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका हमको पता है क्या होगा, ठीक है। इसका होगा, तो ठीक है, अगर i की वैल्यू 0 है, उस केस में जो अंदर वाला है ये तो अपने टाइम चलेगा ही चलेगा, हमने निकाल चुके थे, लॉग एन रहता है, ठीक है। i की वैल्यू अगर 1 हो गई तब भी लॉग एन रह गया, प्लस लॉग एन रहेगा, तो ऐसे चलता रहेगा n टाइम्स। तो हम इसको सिंपल ऐसे बोल सकते हैं n log n, ठीक है। बिग ऑफ एन लॉग एन, ये आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी वही रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, बिग ऑफ 1। ये वाला केस देखते हैं, थोड़ा सा अलग है ये वाला केस। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा कि इसकी थोड़ी ग्रोथ कैसे हो रही है खुद से, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा और खुद से थोड़ी कुछ सोचने की कोशिश किया होगा। तो हम देख सकते हैं जैसे कि जो आई की ग्रोथ हो रही है किस तरीके से हो रही है। पहले तो यहाँ पर आई की ग्रोथ हो रही है 0, उसमें +1 +2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, n2 चलता रहेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये हर बार +2 हो रहा है,
ठीक है। अगर n की वैल्यू 10 रहती है तो कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4 5, 5 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी हाफ हो गया। ठीक है। यहाँ पर अगर 100 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अगर n की वैल्यू n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के हाफ हो जाएंगे। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जब भी हाफ होता है तो कांस्टेंट को अवॉइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बिग O ऑफ n। ये तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस की बात करें तो सेम आई है, कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, तो हमारा हो गया बिग O ऑफ 1। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप खुद से भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप फ्लुएंट हो पाएं और इंटरव्यूज में। और ट्राई करेगा खुद से एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करने का, तो आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।